नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और नई भर्ती पुलिस भर्ती भी आ चुकी है। पीसीएस का भी पेपर होने वाला है, आरओ का भी होने वाला है। आइए आज हम संविधान से संबंधित जीके फैक्ट देखते हैं जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हमारा जो भी जीके फैक्ट का वीडियो पड़ता है साथियों, बहुत छोटा वीडियो होता है, उसको आप देखेंगे तो लाभान्वित जरूर होंगे। वही फैक्ट लाते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। हर प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संविधान से मैंने आज कुछ फैक्ट लिया है। बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक की। तो धन विधेयक वित्त विधेयक क्या होता है, इसको हम बहुत ही शार्ट में समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए सभी लोग। धन विधेयक की प्रक्रिया जो है साथियों वो 109 में दी गई है। आर्टिकल नंबर 109, जो अनुच्छेद 109 है उसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है साथियों वो आर्टिकल 110 में दी गई है। धन विधेयक प्रश्न पूछ देता है, धन विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 110 से संबंधित है। एक होता है वित्त विधेयक, जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं, इसको मनी बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल साथियों 117 से संबंधित है। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल एंड आर्टिकल 10 मनी बिल। 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक, इससे संबंधित है। तो हमें इनके आर्टिकल भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आर्टिकल याद होंगे तभी हम इनको मैचिंग कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक क्या होता है, तो साथियों धन विधेयक की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बहुत जरूरी है। विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो होता है उसको पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, उसके बाद लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। और ये किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए इसको सरकारी विधेयक भी कहते हैं। दूसरी चीज इसके बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर साइन करने से मना नहीं कर सकता है। मान लिया जब लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा भी इसको पास कर देती है, तब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है या इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया गया था। क्योंकि ऑलरेडी पहले से अनुमति है तो इसको राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है। दूसरी विशेषता है साथियों, जब ये लोकसभा में पारित कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, वहां से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास मैक्सिमम इसकी लिमिट जो है, टाइम है रोकने का, वो 14 दिन है। लोकसभा से जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको वापस करना होता है अनुमति के साथ, यानी पेश पारित करने के बाद। अगर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है 14 दिन में, तो इसको स्वतः ही वहां से पारित हुआ मान लिया जाता है। राज्यसभा का इसमें बहुत ज्यादा, इस मामले में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। राज्यसभा दूसरी चीज है, राज्यसभा अगर इस पे अपनी कोई सलाह देती है, संशोधन करती है, तो लोकसभा सलाह या संशोधन मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे 2-3-4 बातें हमने सीखी। धन विधेयक किसमें है? 110 में है, आर्टिकल नंबर 110 में है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति इसको पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पहले से ही राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया गया है। लोकसभा में पारित हो जाने के बाद फिर ये लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा के पास अधिकतम समय सीमा 14 दिन होती है, और उस 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लोकसभा को इसे वापस करना होता है पारित करने के बाद। अगर वो नहीं पारित करती है 14 दिन तक, राज्यसभा नहीं पारित करती है, तो इसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा का इसमें कोई विशेष अनन्य अधिकार नहीं है। उसकी सिफारिश या संशोधन मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो ये चीजें हो गई कुछ धन विधेयक के बारे में। दूसरी चीज, तो इसमें हम उम्मीद है कि धन विधेयक के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त बैठक की। साथियों हमारी संसद में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। राज्यसभा की अलग बैठक होती है जनरली, और लोकसभा की अलग होती है, लेकिन इनका संयुक्त बैठक का भी प्रावधान किया गया है। ये संयुक्त का प्रावधान 108 कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, प्रश्न आता है कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसका अनुच्छेद पूछ देता है जो 108 है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, संयुक्त बैठक जब विधेयक कोई पारित किया जाता है और उस विधेयक को पारित होने में जब कोई
समस्या पैदा उत्पन्न हो जाती है, कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति, हमारे संविधान में जो है वो एक संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है और उस संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अब अगला प्रश्न बनता है साथियों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, क्या इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है या कोई अन्य पदाधिकारी करता है? तो इसका उत्तर है साथियों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई और उस समय लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? साथियों, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है तब कौन करेगा? तब साथियों राज्यसभा का उपसभापति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उम्मीद है आप लोगों को संयुक्त बैठक के बारे में जानकारी मिल गई होगी और स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर करनी है। मैंने दो विधेयक की बात की, धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों अलग है। एक मनी बिल है, एक फाइनेंशियल बिल है। इन दोनों में धन विधेयक कौन सा है? लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया गया और उस पर संशय है कि विधेयक कैसा है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका जो है वो कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किन किन विधेयक में है, हम वो भी बता दें आपको। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इनमें तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के दौरान यदि संशय उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर यह भी याद रखने वाली बात है, किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कितना भी अवरोध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उसमें संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर हम दो तीन बातें और बताएंगे आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी के संबंध में। यहाँ पे याद कर लीजिए साथियों, सभी धन विधेयक, जितने भी धन विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक जरूर होते हैं। सभी धन विधेयक, जितना मनी बिल होगा वो फाइनेंस बिल होता है, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। एक चीज भी याद रखिएगा आप, सभी धन विधेयक यानी मनी बिल जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, मनी बिल यानी धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। एक चीज और हम आपको बताएंगे इसमें, संयुक्त बैठक की बात चलिए तो अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि अभी तक हमारे संसद में संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है? तो सन 1950 से लेकर के अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। कितनी बार? 3 बार विधेयक, 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। वो कब कब की गई मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले उसमें है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो बनाया गया था 1960 में, दहेज निरोधक अधिनियम, उसके संबंध में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बैंक सेवा आयोग विधेयक जो पारित किया गया था, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में, तब संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद तीसरी बार आतंकवाद निरोधी विधेयक जो पोटा के नाम से मशहूर था 2002 में, उसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, तो केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई हमारे यहाँ अभी तक। तो ये थे हमारे लगभग धन विधेयक से संबंधित और संयुक्त बैठक से संबंधित जो फैक्ट थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो को आप धीरे धीरे 2-3 बार देख लेंगे तो पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे और सारे फैक्ट परीक्षा में आने वाले हैं। कोई भी इसमें एक भी लाइन, एक भी शब्द बिना मतलब का नहीं है। आगे हम बात करते हैं बजट शब्द की। अब बात चली रही है विधेयक में, तो थोड़ा बजट पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट साथियों, बजट सभी सुनते हैं, आज बजट पेश किया जाएगा, हमारा देश का कल बजट पेश किया जाएगा, रेल बजट पेश किया जाएगा। तो ये बजट है क्या साथियों? असल में बजट जो शब्द है उसका प्रयोग संविधान में किया ही नहीं गया है। कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं लिखा गया है। इसमें केवल विवरण 112 में, आर्टिकल 112 में बजट का जो नाम है
वो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। रेल बजट और आम बजट दो तरीके के बजट हमारे यहाँ पेश किए जाते हैं, लेकिन साथियों कब अलग हुआ था, कब फिर मिला दिया गया, आइए देखते हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग पहली बार कब किया गया था? 1921 में इसको अलग अलग कर दिया गया था। उससे पहले एक में ही पारित होते थे, पेश होते थे दोनों। ठीक है, 1921 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको एकवर्थ कमेटी कहा जाता है। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1921 में इसको आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा 2017 में पुनः इसको आम बजट को रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। कब से? 2017 से। तो ये थोड़ी सी बात बजट के बारे में हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये फैक्ट समझ में आएंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे। हमारा वीडियो देखिए, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जिससे हम और मोटिवेट हों, जिससे हम और भी अच्छे फैक्ट जो परीक्षा से संबंधित है, परीक्षाओं की भरमार आने वाली है, आरओ है, पीसीएस है, पुलिस भर्ती है, अन्य भर्तियां भी आएंगी इधर चुनाव से पहले। तो उम्मीद है आप लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट के साथ। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।